अभिवादन। आज हम भूगोल के एक ऐसे विषय में गोता लगाएंगे जो ऊपर से तो बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में पृथ्वी से जुड़ी हर बड़ी प्रक्रिया की बुनियाद है, हमारी पृथ्वी के अंदर। हम्म। ये विषय खास तौर पर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप, ज्वालामुखी, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है, और हमारा मकसद इसके प्रमुख बिंदुओं को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझना है। और हम इसे एक सफर की तरह देखेंगे। हम पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे और परत दर परत इसके गर्म केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रास्ते में हम देखेंगे कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो किन चीजों से बनी है, वो कैसे बनती हैं और कैसे लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। चलिए इस भूवैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो स्रोत बताता है कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है, कई परतें एक के ऊपर एक। हाँ। तो चलिए इस प्याज की पहली और सबसे बाहरी परत को छीलते हैं। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट से। ये वो परत है जिस पर हमारे महाद्वीप, महासागर, शहर सब कुछ मौजूद है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपीय भागों में मतलब जमीनी सतह पर लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री सतह के नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है। अच्छा, तो जमीन के नीचे ये मोटी है और समुद्र के नीचे पतली। और यहाँ एक दिलचस्प फर्क और भी है जो एनसीईआरटी में बताया गया है। महाद्वीपीय और महासागरीय परपटी की बनावट भी अलग-अलग है ना? जी हाँ। महाद्वीपीय परपटी बनी है सिलिका मतलब साई और एल्यूमिना एल से, जिसे सियाल कहते हैं। बिल्कुल। और वहीं महासागरीय परपटी बनी है सिलिका, साय और मैग्नीशियम मा से, इसलिए उसे सिमा कहते हैं। सीमा। और ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है। देखिए, यहीं पर भूगोल का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सी में सियाल से ज्यादा भारी यानी डेंस होता है। ओह अच्छा। और यही वजह है कि जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो भारी महासागरीय प्लेट हमेशा हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी कहानी इसी एक छोटे से फैक्ट पर टिकी है। वाह, मतलब ये सियाल और सिमे का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि ये महाद्वीपों के बनने बिगड़ने और भूकंप जैसी घटनाओं की जड़ है। ये तो यूपीएससी के मेंस के लिहाज से एक बेहतरीन पॉइंट है। तो इस पतली सी भूपर्पटी के ठीक नीचे क्या है? भूपर्पटी के नीचे है मेंटल, और ये 2900 किलोमीटर की जबरदस्त गहराई तक फैला है। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। क्या? पृथ्वी के कुल आयतन मतलब वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा अकेले मेंटल है, जबकि भूपर्पटी जिस पर हम रहते हैं वो सिर्फ 1% है। 1 मिनट, 84%? तो हम असल में पृथ्वी के एक बहुत ही पतले नाजुक से छिलके पर रह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी की ज्यादातर क्रियाएं जैसे ज्वालामुखी का फटना या भूकंप का आना इसी विशाल मेंटल में हो रही हलचल का नतीजा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भूपर्पटी तो बस मेंटल के ऊपर तैर रही एक नाव की तरह है। असली तूफान और सारी ऊर्जा तो नीचे मेंटल में ही है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा प्लास्टिक जैसा है जिस पर भूपर्पटी की प्लेटें तैरती हैं, और सबसे अंदर है पृथ्वी का क्रॉड यानी कोर। क्रोड कैसा है? सबसे भीतरी परत क्रॉड है, जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से निकल Ni और लोहा Fe से बनी है। इसीलिए इसे निफे कहते हैं। हाँ, इसीलिए निफे। यहाँ का तापमान और दबाव इतना ज्यादा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी के आयतन का बचा हुआ 15% हिस्सा है। स्रोत में कुछ बड़े दिलचस्प तथ्य भी दिए गए हैं। दुनिया की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, और वो सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है। सिर्फ 4 किलोमीटर? हाँ, और तेल की खोज में इंजीनियरों ने ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर तक खुदाई की है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना तो मतलब नामुमकिन है। उसके लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। अविश्वसनीय है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम चांद और मंगल के बारे में शायद पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा जानते हैं। ये दिखाता है कि हम अपनी ही पृथ्वी की सतह के नीचे कितना कम जानते हैं। हमारी सीधी पहुंच बहुत सीमित है, लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमें बताता है कि ये परतें जिन चीजों से बनी हैं वो बहुत विविध हैं,
और यहीं से कहानी शुरू होती है शैलों यानी चट्टानों की। सही बात है। तो हमने पृथ्वी के अंदर की परतों का एक नक्शा तो बना लिया, लेकिन ये परतें, खासकर भूपर्पटी जिस पर हम रहते हैं, वो आखिर बनी किस चीज से हैं? यहीं पर चट्टानों की कहानी शुरू होती है। स्रोत बताता है कि ये 3 मुख्य प्रकार की हैं। शुरुआत आग्नेय शैलों से करते हैं। नाम से ही लगता है इसका संबंध आग से है। बिल्कुल। आग्नेय शब्द लैटिन के शब्द इग्निस से ही बना है, जिसका मतलब ही अग्नि है। जब ज्वालामुखी से निकला पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो आग्नेय शैल बनते हैं। अच्छा। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि बाकी सभी तरह के शैल इन्हीं से ही किसी न किसी रूप में बनते हैं। अच्छा, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है या सतह पर बाहर आने के बाद? स्रोत में इनके भी 2 प्रकार बताए गए हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। बहुत फर्क पड़ता है। जब पिघला हुआ लावा, जो असल में सतह पर आया हुआ मैग्मा ही है, पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनते हैं। तेजी से ठंडा होने के कारण? हाँ, तेजी से ठंडा होने के कारण इनके कण बहुत महीन होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। भारत का जो पूरा दक्कन का पठार है वो इन्हीं बेसाल्ट शैलों की परतों से बना है। और अंतर्भेदी, जो अंदर ही रह गए? जब पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही धीरे धीरे, मतलब हजारों लाखों सालों में ठंडा होता है तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल बनते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने से क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इनके कण या दाने बड़े होते हैं और आसानी से दिखते हैं। ग्रेनाइट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपकी किचन में जो पत्थर लगा है, क्या कभी सोचा है कि वो लाखों साल पहले पृथ्वी के कई किलोमीटर नीचे धीरे धीरे ठंडा होकर बना था? सच कहूं तो नहीं। अब मैं किचन के स्लैब को सिर्फ एक पत्थर की तरह नहीं देखूंगा। अच्छा, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट तो सीधे मैग्मा से बनते हैं, लेकिन मैंने सुना है कुछ चट्टानें दूसरी चट्टानों के टुकड़ों से बनती हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, वो तो मैग्मा से नहीं बना। वो कैसे बनता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से हम चट्टानों के दूसरे और सबसे आम प्रकार अवसादी शैलों पर आते हैं। अवसादी? हाँ, सेडिमेंट्री। जब चट्टानें मौसम की मार से टूटकर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, तो इन कणों को अवसाद यानी सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये अवसाद फिर चट्टान कैसे बन जाते हैं? ये अवसाद हवा, पानी या बर्फ के जरिए बहकर या उड़कर कहीं और जमा हो जाते हैं, जैसे नदियों के किनारे या समुद्र की तलहटी में। समय के साथ इन परतों के ऊपर और परतें जमा होती जाती हैं। अच्छा। ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें दबकर कठोर हो जाती हैं और अवसादी शैल में बदल जाती हैं। बलुआ पत्थर इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिससे दिल्ली का लाल किला बना है। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि इन्हीं चट्टानों में पौधों और जानवरों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये परतें जम रही होती हैं तो कई बार मरे हुए पौधे या जानवर इन परतों के बीच दब जाते हैं। लाखों सालों में ऊपर के दबाव और गर्मी से वो पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ओह। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन हमेशा अवसादी चट्टानों की परतों के बीच में ही मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में कभी नहीं। समझ गया। तो ये जीवाश्म ईंधन का संबंध सीधा सीधा अवसादी चट्टानों से है। ये भी परीक्षा के लिए एक जरूरी कनेक्शन है। तो हमारे पास हो गई आग्नेय, जो मैग्मा से बनी, और अवसादी, जो अवसादों से बनी। अब अगर हम इनमें से किसी भी चट्टान को लेकर बहुत ज्यादा गर्म करें और उस पर जबरदस्त दबाव डालें तो क्या होगा? आपने तीसरे प्रकार के शैलों का राज खोल दिया। जब उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप और गुण दोनों बदल जाते हैं तो कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शैल बनते हैं। मेटामॉर्फिक? हाँ, ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब ही है रूप का बदलना। ये एक तरह का चट्टानों का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका कोई उदाहरण जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो? कई उदाहरण हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, जो एक अवसादी शैल है। जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो स्लेट में बदल जाती है। अच्छा, लिखने वाली स्लेट? हाँ, वही। या घरों की छतों पर भी इस्तेमाल होती है। और सबसे शानदार उदाहरण है चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना। चूना पत्थर एक साधारण अवसादी शैल है, लेकिन जब उस पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो वो खूबसूरत संगमरमर बन जाता है। जैसे कि ताजमहल? बिल्कुल। दुनिया का अजूबा ताजमहल इसी सफेद संगमरमर से बना है। ये तो कमाल है। एक साधारण सा चूना पत्थर जो शायद कभी समुद्र में जमा हुए अवसादों से बना था,
पृथ्वी के ताप और दाब ने उसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक की बुनियाद बना दिया। यही है चट्टानों के बदलने की ताकत। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ एक बार नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था। ऐसा लगता है कि ये चट्टानें कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे में बदल सकती हैं। स्रोत इसे शैल चक्र या रॉक साइकिल कहता है ना? जी, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझें, पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बनाता है। समय के साथ ये आग्नेय शेल टूटकर अवसाद बनते हैं, जो जमा होकर और दबकर अवसादी शेल बनाते हैं। फिर जब ये आग्नेय और अवसादी शेल पृथ्वी की भूपर्पटी में नीचे दब जाते हैं और उच्च ताप और दाब के संपर्क में आते हैं, तो वे कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। और अगर इन कायांतरित शैलों पर और भी ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ा तो वो भी पिघल जाते हैं और फिर से पिघला हुआ मैग्मा बन जाते हैं, और ये मैग्मा फिर से ठंडा होकर आग्नेय शेल बना सकता है। तो ये चक्र यूं ही चलता रहता है। तो क्या ये चक्र हमेशा ऐसे ही एक क्रम में चलता रहता है? क्या कोई चट्टान इस साइकिल से बाहर भी जा सकती है या कोई शॉर्टकट ले सकती है? बेहतरीन सवाल। असल में जरूरी नहीं कि हर चट्टान पूरा चक्र पूरा करे। ये एक आदर्श चक्र है, लेकिन प्रकृति में इसके कई शॉर्टकट भी मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, एक आग्नेय चट्टान दोबारा पिघलकर फिर से आग्नेय बन सकती है बिना अवसादी बने, या एक कायांतरित चट्टान टूटकर सीधे अवसाद बन सकती है। ये एक जटिल वेब है, लेकिन ये चक्र हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सही है। अब तक हम चट्टानों की बात कर रहे हैं, लेकिन चट्टानें खुद भी तो किसी चीज से बनी होंगी। उनके अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे। हाँ, मुझे लगता है यहीं पर खनिज यानी मिनरल्स की भूमिका आती है। आपने सही पकड़ा। सोचिए कि चट्टानें एक तरह की सब्जियां हैं, तो खनिज उसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और सब्जियां हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। मतलब हर खनिज की अपनी एक खास पहचान होती है। बिल्कुल, एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सोना हमेशा सोना ही रहेगा, उसकी चमक और गुण नहीं बदलेंगे। और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है? इनके बिना आधुनिक मानव सभ्यता की कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ खनिजों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, जिनके बिना आज हमारी दुनिया नहीं चल सकती। सही। कुछ का उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमीनियम, यूरेनियम, और कुछ का उपयोग दवाइयों, उर्वरकों और रोजमर्रा की चीजों में होता है। मतलब हमारे घर की दीवारों में सीमेंट से लेकर हमारी मेज पर रखे नमक तक, और हमारे हाथ में मौजूद फोन की चिप से लेकर उसकी बैटरी तक, सब कुछ खनिजों से ही बना है। हम तो सचमुच खनिजों की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल। खनिजों को समझना सिर्फ भूगोल को समझना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता और अर्थव्यवस्था की नींव को समझना है। तो आज हमने पृथ्वी की 3 परतों, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड को समझा और जाना कि हम एक बहुत पतली परत पर रहते हैं, जिसके नीचे 84% आयतन वाला मेंटल है। हमने 3 प्रकार के शैलों, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित के बनने की प्रक्रिया को उदाहरणों के साथ जाना, और ये भी देखा कि कैसे ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक गतिशील कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि कैसे शैल चक्र में ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये सब समझना हमें अपने ग्रह की गतिशीलता को जानने में मदद करता है। हमें पता चलता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदल रही है, बन रही है और मिट रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि शैल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लाखों करोड़ों वर्षों में होती है। जी, जरा सोचिए, बड़े पैमाने पर खनन, शहरीकरण और विशाल बांधों का निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां इस प्राकृतिक धीमी गति वाले चक्र को किस तरह और कितनी तेजी से प्रभावित या बदल रही होंगी। क्या हम अनजाने में एक नए मानव निर्मित शैल चक्र की शुरुआत कर रहे हैं?